हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक क्लासेस। इससे पहले हमने जो ये सीरीज़ शुरू की है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिसमें मैं आपको क्लास 11th और क्लास 12th की पूरी एग्जाम्पलर को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यूनिट एंड मेजरमेंट का एक पार्ट और आ चुका है, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगा। और रिमेनिंग जो हमारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं, आप सोचेंगे कि इससे पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वही तो आएंगे एग्ज़ाम में, लेकिन आपको मैं ये बता दूं, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं आपको न्यूमेरिकल बेस प्रॉब्लम जो जेईई नीट में पूछी जाती है, डायरेक्ट उनसे बेस्ड या वही क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। अगर आपको ये बात है कि नहीं आ रही है तो आप जो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 39, उसको उठाइए और देखिए जेईई 2022 में डायरेक्ट पूछा गया है 39 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 2.36। ठीक है, क्वेश्चन है और न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट। मैं पहले आपको सिस्टम और यूनिट के बारे में काफ़ी चीज़ें बता चुका हूँ। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है A new system of unit is proposed in which unit of mass is alpha, unit of length is beta and unit of time is gamma। तो क्वेश्चन लिखा गया है कि जो हमारा यूनिट इसके टर्म में है, किसके टर्म में, जो नया सिस्टम है उसमें हम मास को अल्फ़ा केजी लिख रहे हैं, लेंथ को बीटा मीटर लिख रहे हैं और यूनिट ऑफ टाइम को गामा सेकंड लिख रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है हाउ मच विल 5 जूल मेजर इन न्यू सिस्टम। क्लियर है। तो देखिए ये जो हमारा सिस्टम है इसमें मैं आपको पहले भी बताया था कि जो डायमेंशन एनालिसिस है उसका अपना एक एप्लीकेशन है कि किसी भी डायमेंशन एनालिसिस से हम एक सिस्टम से, ठीक है, किसी भी एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम में जा सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था N1U1 इक्वल टू क्या हो जाता था N2U2। ये दो अलग अलग सिस्टम है, एक हमारे पास N1U1 है, एक हमारे पास N2U2 है। तो जो पहला सिस्टम है आप उसमें देख सकते हैं कि फर्स्ट सिस्टम में जो मेरा M1 का डेटा दिया है, M1 दिया है पहले सिस्टम में आपको 1 kg, और जो आपको मास की बाद लेंथ दे रखी है पहले सिस्टम में L1 दिया है आपको 1 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे अभी लिखेंगे, पहले हम इस 5 को लिख रहे हैं, ठीक है। और जो टाइम है आपका T1 वो है आपका 1 सेकेंड। ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि एक हमारा ये सिस्टम है। और जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उस सिस्टम पर भी अगर हम ध्यान दें, वो क्या है जो गिवन है हमें, कि जो आपको M2 लेना है वो है अल्फ़ा केजी, L2 लेना है जो वो है बीटा मीटर, और T2 लेना है वो है आपका गामा सेकेंड। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये केजी मीटर सेकेंड, ये तो सिस्टम, ये तो गिवन डेटा है आपके पास। ठीक है, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 5 जूल लिखा है। और जूल किसकी यूनिट होती है? अगर आपको पता है वर्क या एनर्जी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है हमारी, इन दोनों में हमारी इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है, SI यूनिट। ठीक है, और एनर्जी की आपको डायमेंशन पता होगी, mL2T-2 होती है। ठीक है, और SI यूनिट में मास को किस में नापा जाता है, केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में। तो इसीलिए मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा। क्लियर है। अब ये वाली कंडीशन हम लगाएंगे, इस कंडीशन से हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो बेसिकली ये हमारे पास N1 है, ये वाला पार्ट, ये मेरे पास N1U1 सिस्टम है, और ये जो पार्ट है ये N2U2 सिस्टम है। क्लियर है। तो हमें अल्फ़ा बीटा गामा जो है N2 की वैल्यू निकालनी है। तो हम लगाते हैं, क्वेश्चन क्या है, N1U1 इक्वल टू N2U2। तो हमें N2 निकालना है। तो N1U1 ओवर
U2 इक्वल टू N2, ये हो गया। अब देखिए N1 की बारी जब आती है, हमें N1 U1 के टर्म अगर आप देखें तो पहले केस में क्या क्या दिया है, 1 1 1 दिया है ना, लेकिन ये 5 जूल है, तो N1 की वैल्यू ये क्या है, ये N1 है, SI यूनिट में N1 है, और N2 हमें नहीं दिया है। तो हम जब N2 निकालेंगे तो N2 क्या हो जाएगा, देखिए N2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 5, ठीक है। U1 रखते हैं, U1 में आप रख लीजिए, पहला क्या है, मास है, मास को हमने रख दिया kg, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, L लेंथ है, लेंथ हमने क्या रख दिया, मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर। और तीसरा है हमारा सेकंड स्क्वायर। ये तीनों मैंने अलग अलग लिख लिए, क्यों, क्योंकि जो हमारा U2 है वो हमारा ये वाला सिस्टम है, ठीक है, ये पूरा सिस्टम हमारा U2 है। तो यहाँ से हमें जो मास दिया है वो क्या है, अल्फ़ा kg, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा kg, ठीक है, प्लस दूसरा क्या है, बीटा मीटर, लेकिन बीटा मीटर हमारी यूनिट है और ये लेंथ का स्क्वायर, डायमेंशन से देखिए। और थर्ड हमारा गामा सेकेंड, इसका स्क्वायर। देखिए यूनिट से तो यूनिट कैंसिल हो गई, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हैं जो आपकी N2 की वैल्यू आ गई, N2 वो कितनी आ जाएगी, ऊपर 5 नीचे अल्फ़ा, और ये हो जाएगी बीटा स्क्वायर, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर के साथ बीटा स्क्वायर भी होगा, वैसे ही सेकंड स्क्वायर के साथ गामा स्क्वायर भी होगा। तो ये हमारी नई सिस्टम में क्या आ गई, हमारी N2 की वैल्यू। तो जो न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी में होगी हमारी, वो हमारी क्या हो जाएगी, अच्छा इसमें एक गलती हो गई, ये -2 था ना, तो यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस है, तो गामा के पास क्या आएगा, -2। तो इसको हम थोड़ा अच्छे से लिखें तो हो जाएगा 5, माइनस की पावर ऊपर जाके प्लस हो जाती है, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये हमारी यूनिट हो गई, ये हमारी न्यूमेरिकल सिस्टम हो गई। तो ऐसे आपको कन्वर्जन के क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.37। वैसे ही क्वेश्चन अगर आप इसमें थोड़ा रिटर्न में सही से नहीं लिखा है कि क्वेश्चन क्या है, आप अगर देखें बुक में तो इसमें लिखा है कि जो वॉल्यूम है, रिटर्न एज लिखा है, जो रिटर्न एज स्टूडेंट बाय स्टूडेंट एज, तो ये V इक्वल टू है, मीन्स स्टूडेंट ने ये लिखा है आपका V इक्वल टू π/8 PR4 ओवर ईटा L। ये टाइपिंग में आया नहीं तो ऐसे लिखा है। तो यहाँ पे जो P है प्रेशर है, प्रेशर डिफरेंस है, N जो है वो ईटा जो है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और यहाँ पे जो R है रेडियस है, और L जो है लेंथ है। वैसे अगर मैं आपको बताऊँ ये पॉइजली इक्वेशन है, हम फ्लूइड में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। देखिए अगर आप कोई भी इक्वेशन, ठीक है, कोई भी इक्वेशन आप अगर पढ़ते हैं कहाँ, अपनी फिजिक्स की बुक में, जैसे आपका स्टोक्स फॉर्मूला है, जैसे आपकी बर्नौली इक्वेशन है, तो वो सारे फिजिक्स में लिखे हुए हैं, लॉज ऑफ मोशन है, तो वहाँ यूज हो रहे हैं तो करेक्ट होंगे। वैसे तो आप इसको बिना चेक किए ही ये करेक्ट कह सकते हैं, लेकिन हम ये करेक्ट कैसे हुआ इसको सीखेंगे, ठीक है। तो जो V है यहाँ पे हमारा, ये V जो है यहाँ पर लिखा है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो आउट पर सेकेंड। दैट मीन्स ये जो V है ये है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो आउट पर सेकेंड, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। तो ये तभी करेक्ट इक्वेशन होगी जब डायमेंशनली करेक्ट होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड का अगर हमने निकाला तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, वॉल्यूम की m³ और टाइम की डायमेंशन, ये यूनिट लिख दी मैंने, आप डायमेंशन यूज़ कर रहे हैं अभी, तो वॉल्यूम की L³, ठीक है, वॉल्यूम की क्या हो जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये L³ इंटू टाइम की T। तो इसकी जो डायमेंशन है वो है ये, क्लियर है। अब राइट हैंड साइड की अगर आप डायमेंशन निकालें तो आपको ऑलरेडी ये पता है कि जो कांस्टेंट होते हैं उनकी डायमेंशन नहीं होती है, तो ये वाले पार्ट की डायमेंशन नहीं होगी। तो आपको किसकी निकालनी है, प्रेशर, रेडियस, ईटा L। तो प्रेशर की डायमेंशन आप फोर्स अपॉन एरिया से कैलकुलेट कर सकते हैं,
जो कि आपको याद हो तो जल्दी निकाल सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करके वैल्यू रखिए। तो मैंने प्रेशर की डायमेंशन रखी, उसके बाद ये सब स्क्वायर ब्रैकेट में होना चाहिए। आर रेडियस है, तो रेडियस क्या होती है, लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन रखी। और उसके बाद हमारा नीचे क्या है, विस्कोसिटी, तो विस्कोसिटी की डायमेंशन, विस्कोसिटी की डायमेंशन कैसे निकलेगी, विस्कोसिटी की डायमेंशन आप निकाल सकते हो एक तो उसके बेसिक फॉर्मूला से, या आप निकाल सकते हो स्टोक्स फॉर्मूले से। इससे आप विस्कोसिटी की डायमेंशन निकाल सकते हो, ठीक है। आर वी है, ठीक, वेलोसिटी। तो ये हो जाता है, इसको जब आप सॉल्व करोगे एम एल माइनस वन टी माइनस वन, और लेंथ की जब आप निकालोगे तो वो एल ही रहेगी। आप इसको सॉल्व कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, सेम वही मिलेगा, एल थ्री टी माइनस वन। तो आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड बिल्कुल सेम आए, तो हम कह सकते हैं ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर ये जो हमारा x वैल्यू है वो क्या है, मैं अगर बता दूं, x की वैल्यू ये रही हमारी, एक टाइपिंग में फ्रैक्शन नहीं आया, तो x की जो वैल्यू है हमारी वो है a स्क्वायर, आप देख ही रहे हैं उसके साइड में लिखा है वो b3 c5/2 और d -2 ये लिखा है, ठीक है। तो ये आपका कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है x है, जिसको 4 मेजरिंग क्वांटिटी से रिलेट किया गया है, क्लियर है। और ये भी बताया गया है कि जो परसेंटेज एरर है, तो परसेंटेज एरर को कैसे लिखते हैं, डेल्टा a/a इंटू 100, रिलेटिव एरर का 100 निकालना पड़ता है। सेम डेल्टा b/b ये भी आपको दिया है, डेल्टा c/c ये भी आपको दिया है, एंड फाइनली डेल्टा d/d ये भी आपको दिया है। कितने हैं ये भी वैल्यू हम लिख लेते हैं साइड में, 1%, 2%, 3%, 4%, ठीक है। अब आपको निकालना है परसेंटेज एरर इन x कोई फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये बात आप याद रखें कि जैसे कोई भी x क्वांटिटी है जिसमें आपको परसेंटेज एरर निकालना है, तो आप सिंपली कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा x/x, एनसीईआरटी में गिवन है, जो भी पावर है वो नीचे आ जाएगी और उसमें आप रिलेटिव एरर निकाल दीजिए और 100 का इंटू कर दो, प्लस b है तो आप यहाँ पे q लिख लीजिए, फिर डेल्टा b इंटू b इंटू 100, प्लस फिर r लिख लीजिए, डेल्टा c इंटू c 100। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज ये मत करना कि c ऊपर आएगा तो पावर नेगेटिव होगी, एरर हमेशा ऐड होते हैं तो माइनस नहीं लेना है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट में, तो डेल्टा x/x इंटू 100 जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए a की जो पावर है वो बाहर आ जाएगी, इंटू रिलेटिव एरर इन a, तो कितना है 1%, प्लस ऐसे ही लिखेंगे डेल्टा a/a, डेल्टा b/b, डेल्टा c/c, डेल्टा d/d, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। सेकंड b है और b में रिलेटिव एरर 2, प्लस c कितना है, पावर है 5/2 और c में एरर है 3, प्लस d की पावर -2 ना आएगी बाहर, +2 आएगी, और d में जो एरर है वो है 4। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 268 और 8 और 8 16, और ये 15/2 16 15, ये आ जाएगा आपका 23.5%, और प्लस माइनस क्योंकि एरर हो सकता है इतना ज़्यादा होगी वैल्यू, या इसमें से डेविएट हो गई, कम रीडिंग आ गई, तो ये हमारा x आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर तो निकाल दिया हमने। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ अ क्वांटिटी x कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस एवर प्रॉब्लम इज़ 2.763, टू व्हाट वैल्यू शुड यू राउंड ऑफ द रिजल्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपकी वैल्यू है वो आपकी क्या आ रही है, 2.763, ठीक है। तो आप कितने उसको राउंड ऑफ करेंगे, क्लियर है। अब आप यहाँ देखिए आपका परसेंटेज एरर कितना आया एक्स में, एक्स में जो आपका परसेंटेज एरर आया वो ये आया, ठीक है। तो इसमें जो मीन एरर होगा, मीन एरर वो कितना होगा, मीन एरर हो जाएगा आपका लगभग कितना, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0
235, ठीक है, प्लस माइनस इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 0 कितना आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ ले लीजिए, 100 से मैंने डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं किया मीन एरर निकालने के लिए। अब जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.24 प्लस माइनस में, ठीक है। तो प्लस माइनस में 0.4 आया और ये हमें कितना दिया है, 2.763। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.8, क्योंकि हमारा ये वैल्यू आ रही है, तो ये हमारी एक्चुअल वैल्यू आ रही है एरर की और ये हमारी रीडिंग है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके ये वैल्यू निकाल देंगे। अगला क्वेश्चन है, ये जो मैं कह रहा था आपसे जे में आया है, इसमें ये कह रहा है कि जो प्रेशर है, प्रेशर इक्वल टू हमें क्या लिखा है, प्रेशर इक्वल टू लिखा है ई एल स्क्वायर एम की पावर -5 जी की पावर -2, ये लिखा है। इस बार जे में आया था ये बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आया में कहा गया है कि ई एम एल जी डिनोट एनर्जी मास एंगुलर मोमेंटम एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सो दैट पी इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो आपको करना क्या है, यहाँ तो सो दैट था, वहाँ तो डायमेंशन निकालनी थी पी की, तो कुछ नहीं करना है, एनर्जी की डायमेंशन रख दीजिए, लेंथ की रख दीजिए, मास की रख दीजिए, एल की रख दीजिए, जी की रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। तो जब मैं एनर्जी की रख दूंगा तो क्या आ जाएगी, ml2 t-2, ये एनर्जी की हो गई। लेंथ की क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर, तो ये एल स्क्वायर इसके एल स्क्वायर को खा लेंगे। और मास की कितनी हो जाएगी, m की पावर -5, इसको ऐसे ही रखते हैं। और जी की आप निकाल सकते हो ग्रेविटेशनल लॉ से, जो कि कितनी आएगी, m-1 L3t-2। कैसे आई, देखिए जब भी किसी भी कांस्टेंट की आपको डायमेंशन निकालनी है तो एक फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें वो अवेलेबल है और सारे टर्म बेसिक हों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर, दोनों मास, अगर मास क्वांटिटी है तो एम स्क्वायर लिख लेता हूँ जी, तो क्या हो जाएगी m-L-T-2, ये L2 हो जाएगी और मास का m2, तो ये जी की डायमेंशन हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, m-1, ठीक है, L3t-2। किसी भी कांस्टेंट की आपको डायमेंशन निकालनी है, आप उसके एक फॉर्मूले को ढूंढिए, वहाँ से निकाल सकते हैं। अब इसको आप देखिए, ये -1 है, ठीक है, और ये L3 है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसमें क्या बच गया, एनर्जी लिख ली हमने, लेंथ की एल स्क्वायर लिख ली हमने, अच्छा एल एंगुलर मोमेंटम है, सॉरी, एल जो है हमारा एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम की कैसे निकालेंगे, एल इक्वल टू mv/r से, तो इसकी तो हो गई m, इसकी हो गई L-T-1 और एक r से l और आएगा तो 2, मैंने लेंथ समझी थी, mL2t-1। अब देखिए आप 1 2, ठीक है, 2 ये हो गए। तो m की पावर देखते हैं कितनी कितनी है, m की पावर यहाँ तो -5 है, ये m1 ये है, और ये g की पावर कितनी है, -2, यहाँ पर एक -2 रख दीजिए, m की माइनस है, l का भी स्क्वायर है। अब आप सबकी वैल्यू सॉल्व कर दीजिए, जब इसने डायमेंशन लेस का है तो सब कटेंगे, देख लो, यहाँ m की पावर क्या है 1, यहाँ m की पावर 2, 3 हो जाएगा, और ये कितने हैं -5, और ये कितने हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो फिर ये कैंसिल हो गए 0, ऐसे ही सारे 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्लैंक कांस्टेंट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, देन एक्सप्रेस मास, लेंथ एंड टाइम इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी। तो ये क्वेश्चन मैं जेई वाली सीरीज़ में भी करा चुका हूँ। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये आपके जेई में डायरेक्टली पूछा गया है, शायद 2019 के आसपास, आप चेक कीजिएगा, इसमें ये पूछा गया है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये कह रहा है जब इसको फंडामेंटली आप रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, तो जब भी हम किसी क्वांटिटी को किसी अदर क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो हमें क्या करते हैं, हमें निकालनी है किसकी डायमेंशन ऑफ मास की, लेंथ की, टाइम की, ठीक है। तो देखिए प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है, प्लैंक कांस्टेंट को हम h से लिखते हैं और उसका डायमेंशन कहाँ से निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। तो प्लैंक कांस्टेंट h की जो डायमेंशन होती है वो हम निकालते हैं E = h न्यू से, और डायमेंशन आपको
निकालनी आनी चाहिए और चेक कीजिएगा। ये हमारी प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन हो गई। वैसे स्पीड ऑफ लाइट, एनी स्पीड, कोई भी स्पीड की बात करें तो वो क्या हो जाएगी, LT-1। उसी तरह आपसे ग्रेविटेशनल अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाली थी, वो आई थी ML-1 L3T-2। ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि मास लेंथ टाइम को एक्सप्रेस करो। तो एक मैंने आपको बहुत बार मेथड करा दी है, इससे पहले भी कराया था। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, मास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C की पावर P, H की पावर Q और G की पावर R। ऐसे ही लेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C H G, P हो गया, Q हो गया, R हो गया। एक और कराया था मैंने, T C P Q G। ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने बहुत क्वेश्चन में पहली वीडियो में भी बताया है आपको, आप उसको ज़रूर देखें। और जेई वाली प्लेलिस्ट में भी मैंने आपको ये बताया है कि जब भी किसी दूसरी क्वांटिटी के टर्म में हमको एक्सप्रेस करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि वो क्वांटिटी उस पर कैसे डिपेंड है, कितने पावर है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है PQR, आप ABC ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, लेकिन आप यहाँ पे इन PQR को निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? इससे आपको ये पता लगेगा कि स्पीड ऑफ लाइट कितने टाइम, वो पॉजिटिव भी हो सकती है पावर, नेगेटिव भी हो सकती है, कितने पावर रेज करने पर m मिलेगा, h की कितनी पावर रेज करने पे m मिलेगा, g की कितनी पावर रेज करने पे m मिलेगा, एंड सिमिलरली l और t के लिए। फिर हम उसको कंबाइन कर देंगे, क्योंकि ऐसा हमको बिल्कुल पता नहीं है कि जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h है, हमें नहीं है पता। हो सकता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू c है, ठीक है, या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू h है। उसमें क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगी। तो हम इससे निकाल सकते हैं, m की डायमेंशन रखेंगे, C H G की डायमेंशन रखेंगे, उसके बाद सॉल्व कर देंगे। एक तरीका तो हमारा ये है। दूसरा तरीका मैं एक और बताता हूँ आपको। वो तरीका क्या है देखते हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ देखें, अगर H C G को देखें, अगर हम इनको डिवाइड करें, आप सिंपली देखें पूरे क्वेश्चन में, आप अगर इसको डिवाइड करें, जैसे इम्पॉर्टेंट है, ये शॉर्टकट भी है, आप कर सकते हैं। अगर आप HC/G करें, ये मेथड 2 है, ठीक है, HC/G करें तो आप देख सकते हैं HC की डायमेंशन और G की डायमेंशन में सिर्फ और सिर्फ एक m² का ही डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये है कि मास को हम कैसे लिख सकते हैं, √HC/G। तो इसका मतलब ये आया कि जब आप m को, या आप इसको ज़रूर करिएगा, अगर आप सीरियस हैं, अपने एग्ज़ाम निकालने के लिए बैठे हैं, तो आप यहाँ पे C की डायमेंशन, H की डायमेंशन, G की, फिर PQR, दोनों की डायमेंशन को कंपेयर करके PQR निकालिए। और आप देखिए कि जो P है, जैसे हमारे H की वैल्यू क्या है, Q है ना, G की वैल्यू क्या है, R है, और C की वैल्यू क्या है, P। तो इस केस में आप देखेंगे कि P और Q की वैल्यू बराबर आएंगी हाफ, और R की वैल्यू आएगी -½ ये इसमें है, आप चेक कीजिए। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला आपको मिलेगा। सेकंड केस, पहला तो ये हो गया। अगर आप H/C करते हैं तो ध्यान दीजिए, H/C में सिर्फ और सिर्फ अगर डायमेंशन दोनों रखिए, डिवाइड करिए, यही तो आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब यहाँ से L की डायमेंशन जब आप निकाल रहे हैं लेंथ की, तो क्या हो जाएगा, HC/M। अब ये m की डायमेंशन अभी तो निकाली थी, यहाँ पुट कर देते हैं। तो पुट करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, रूट, देखिए h था तो h से तो नीचे वाला h कट जाएगा, तो ये बनेगा l की डायमेंशन GH, और जो एक c नीचे था और एक c ऊपर, तो जब ये कैंसिल होंगे तो c की पावर 3, ठीक है, c की पावर 3 हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो ये हमारी L की डायमेंशन हो गई। कैसे आया, एक बार दोबारा बता रहा हूँ। आप यहाँ पे M की डायमेंशन रख दीजिए यहाँ पे, ये वाली, ठीक है। तो √HC तो नीचे हो गया, तो हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये हमारी M की। और थर्ड वन आप देख सकते हैं, जो आपकी C की डायमेंशन है वो है LT-1 है या नहीं है। अब यहाँ से आप T की डायमेंशन अगर देखें तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी L/C,
होगी नहीं होगी। एल की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, तो जैसे ही आप एल की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, रूट जी एच ओवर सी की पावर 5। आप यहाँ पर एल की वैल्यू रख दीजिए, एक सी से फिर ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा येलो कलर वाला मेथड 2 है, डायरेक्ट निकल गया। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन फ्यूचर किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और पूछा गया है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट कीजिए, मैं अलग से इसी टॉपिक पे एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.41। क्वेश्चन कह रहा है, एक बार आप पढ़ लीजिए, ट्राई कीजिए कि होता है या नहीं होता है। 2.41 आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कम पूछा जाएगा, फिर भी हम देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट ऑफ मास m एंड रेडियस r इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम केपलर थर्ड लॉ। केपलर ने कौन से लॉ दिए थे, लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। 3 लॉ होते हैं, लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ टाइम पीरियड और लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्वायर ये एस में लिखा है फ्रॉम द केपलर थर्ड लॉ टाइम द पीरियड ऑफ सैटेलाइट अराउंड द कॉमन सेंट्रल बॉडी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ रिवॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट सो दैट यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस। देखिए सारी फालतू चीज़ें थी, आपको ये नॉलेज ऑलरेडी पता होगी। कह रहा है कि डायमेंशन एनालिसिस में ये जो लिखा है ये k/r है, ठीक है, और ये रूट है। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। वो कह रहा है कि शो करें कि जो t है वो ये है, k/, ये हमारा r है, अंडर रूट r⁻3। ये टाइपिंग मिस्टेक है, अगली बार से ध्यान रखूँगा इस बात पे। ये आपका t है। कह रहा है k जो है वो डायमेंशनलेस है, ठीक है, वेयर k इज़ डायमेंशनलेस और g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कह रहा है कि क्या ये सही है, तो आपको क्या करना है, ठीक है, ये सही है या नहीं है, आप दोनों साइड डायमेंशन रख लीजिए पहली बात। ठीक है, शो करना है, सो दैट यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस, तो यहाँ पे टाइम के डायमेंशन रख देंगे तो t आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ये k है तो डायमेंशनलेस है, r की क्या हो जाएगी, r की हो जाएगी लेंथ। रूट है तो जब आप r³ के निकालोगे तो r³ पावर ले लीजिए। अगर किसी भी नंबर में रूट होता है दैट मीन्स उसकी पावर है आधी। तो यहाँ पे r³ है तो r क्या है, डिस्टेंस है, तो l की पावर क्यूब 3 है तो 3/2। और वैसे ही g है तो g की भी पावर है, g की डायमेंशन वही जो एक्सेलरेशन की होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ओवर 3/2। ठीक है, तो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे देख सकते हैं ये अंदर इंटू करते हैं इसका, तो ये तो 1/L है, ठीक है, और ऊपर हो जाएगा L की पावर 3/2 और नीचे क्या हो जाएगा L की पावर 3/2 और t जो है 2 से 2 कट गया -3। ठीक है, तो L की पावर 3/2 से 3/2 कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस हिसाब से ये शो हो ही नहीं रहा। देखिए आप, ये k जो है यहाँ पे ये डायमेंशनलेस है, तो L 3/2 हो गया, क्योंकि r जो डिस्टेंस है तो ये मैंने L रख दी, L की पावर 3/2 और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये होता है LT-2, L 3/2 और ये 2 से 2 कट गया तो t टाइम 2 से 2 कटेगा तो t3 आ जाएगा। तो इस हिसाब से तो ये प्रूव नहीं हो रहा है, लेकिन हमें शो करना पड़ेगा, चेक नहीं करना है, ये मैंने चेक कर दिया है, इसको हम शो करना है। मैं चलो शो ही कर देते हैं। शो कैसे करेंगे, हमें ये प्रूव करना है कि t = k, मैं इसको चेक कर रहा हूँ, चेक तो नहीं हो रहा है, √r³ ओवर g फॉर्मूला जो है क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी देखिए आप, इससे तो ये नहीं हो रहा है, ये वाले पार्ट से। क्वेश्चन कह रहा है कि ये मूव कर रहा है, आप यहाँ पे देखिए शो लिखा है, शो यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस इतना इक्वल टू ये। तो जब आप इसको शो करेंगे तो सिंपल सा वही कर लीजिए जो अभी तक कर रहे हैं। केपलर लॉ क्या कहता था कि जो टाइम का स्क्वायर है
वो r की पावर 3 होगा, ठीक है। तो t जो होगा उसको आप खोलेंगे वो r की पावर 3/2 होगा। एक तो ये हो गया। दूसरी बात आप ये देखिए, वो r और g पे भी डिपेंड कर रहा है। r तो 3/2 आपने लिख लिया, r और g पे भी कर रहा है, तो r की पावर आप ले लीजिए, कुछ a ले लो या p ले लो, और जो r है g की पावर आप q ले लो। तो जैसे हम इसको खोलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, r की पावर 3/2 और r की पावर p और g की पावर q। के तो डायमेंशन लेस हो गया, इसकी डायमेंशन t हो गई, लेंथ की 3/2 और r की हो गई आपकी l की r की हो गई आपकी जो आपकी डिस्टेंस है, इसकी हो गई लेंथ की पावर a या p जो भी है, और g की पावर हो जाएगी LT-2 और ये हो गया आपका q। ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं लेंथ की पावर p प्लस ये और ये, दैट मीन्स p प्लस q प्लस 3/2, और इधर तो लेंथ है ही नहीं तो लेंथ 0 है इधर, तो ये 0 हो गया। एक तो इक्वेशन ये आ गई। सेकंड आप टाइम से देखेंगे तो -2q इक्वल टू 1 हो गया, तो q इक्वल टू तो -12 आ गया। जैसे ही q -12 आएगा तो p कितना आ जाएगा, -1। तो इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो t इक्वल टू हो जाएगा k, ये वाला k, r की पावर 3/2 और r की पावर p मीन्स -1 और g की पावर हाफ। ठीक है, और कैसा हाफ, -हाफ, ये -हाफ है। तो इस हिसाब से तो ये बन गया ये वाला फॉर्म। लेकिन अगर हम इसको चेक करना चाहें इस फॉर्म से, ये इस फॉर्म से नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। होना चाहिए, टी का आपने टी रखा, ये इससे तो आप ये कर लिया, इसने आपने चेक कर लिया, लेकिन आप डायरेक्ट इसको शो करें अगर दोनों साइड डायमेंशन रखें, इसलिए नहीं हो रहा होगा। ये के तो उसने डायमेंशन लेस कह दिया, ठीक है। तो ये जो के हटाया हमने, इसकी वजह से कुछ दिक्कत आ रही होगी, तब नहीं हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ सही तो कर रहे हैं। लेंथ का 3/2 ले लिया, जी का LT-2 3/2 ले लिया, 1/L ले लिया, ठीक है। तो 3/2 से तो 3/2 कट गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कट गया तो T-3 हो गया। तो बचा क्या, अगर आप इसको इस हिसाब से देखते तो T इक्वल टू बच गया आपका L-1 और T+3, ये तो बच गया, जो कि इक्वल नहीं है। आप इसमें देखो ये कांस्टेंट भी था, जिसको ये डायमेंशनल कांस्टेंट कर रहे हैं, तो इसको आप इससे नहीं कीजिएगा, इससे ही करना, ये ज़्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा है। क्वेश्चन ये है कि इन एक्सपेरिमेंट टू एस्टिमेट द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, आपको पता होगा जब हम लेंथ मेजर करते थे तो हमने एक केस वहाँ पे लिया था ऑलिक एसिड, याद रखना इस बात को। हमने वहाँ पे प्रैक्टिकल लेंथ जब मेजर की थी तो ऑलिक एसिड को हमने लिया था, जो हमें लेंथ मेजर करने के लिए यूज किया। तो कह रहा है कि ऑलिक एसिड है, 1 ml ऑफ ऑलिक एसिड इज डिजॉल्व इन 19 ml ऑफ एल्कोहल, देन 1 ml ऑफ दिस सोल्यूशन इज डाइल्यूट टू 20 ml बाई एडिंग एल्कोहल। ठीक है, पहले किस में किया, पहले 19 ml में किया, फिर 20 ml में किया। अब कह रहा है नाउ 1 ड्रॉप ऑफ दिस डाइल्यूट सोल्यूशन इज प्लेस्ड ऑन वाटर इन अ शैडो ट्रो, द सोल्यूशन स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है, सरफेस ऑफ वाटर फॉर्मिंग 1 मॉलिक्यूल थिक लेयर। आगे कह रहा है नाउ लाइकोपीडियम पाउडर इज स्प्रिंकल्ड eventually over the film and its diameter is measured. Knowing the volume of the drop and area of film, we can calculate thickness of the film which give the oleic size molecule। वही पूरा वही है। आगे जो क्वेश्चन है वह है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब वो जो सारा पैसेज था, पहले 20 को ये किया, फिर वो किया, फिर उसने एक ड्रॉप बना ली। तो कह रहा है कि इसका आंसर दीजिए। पहला कह रहा है वाई डू वी डिज़ोल्व ऑलिक एसिड इन एल्कोहल। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमने उसमें एल्कोहल में क्यों उसको डिज़ोल्व किया। तो सिंपल सी बात है, हमने एल्कोहल में इसको इसलिए डिज़ोल्व किया क्योंकि जो ऑलिक एसिड है वो हमारा वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, तो इसलिए पहले हमने उसको एल्कोहल में किया। सेकंड कह रहा है व्हाट इज़ द रोल ऑफ लाइकोपीडियम पाउडर। इसका क्या रोल है, इसका रोल ये है कि ये पूरे सरफेस में, जो वाटर का सरफेस है आपका, पूरे सरफेस में फैल जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप
ड्रॉप लेंगे किसी भी सॉल्यूशन का, तो जो ऑलिक एसिड है वो इसमें डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इस पाउडर को लिया, ठीक है। और जिससे हमने ये देख लिया कि कितने एरिया में हमारा ये स्प्रेड हुआ है। थर्ड कह रहा है व्हाट वुड बी वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड इन ईच ml ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड। कह रहा है कि हर ml में कितना लिया, तो 1/20 ml लिया है, फिर 20 लिया है, तो कितना हो जाएगा, जो हमने टोटल लिया 1/20 ml तो ले रहे हैं हम, और इंटू 1/20 तो कितना हो जाएगा 1/400 ml। आगे कह रहा है कि हाउ वुड यू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एंड ड्रॉप ऑफ दिस सोल्यूशन ऑफ ऑलिक एसिड। कैसे आप एंड ड्रॉप का निकालेंगे, तो हम उसको आप केमिस्ट्री में ब्यूरेट और मेजरिंग सिलेंडर या मेजरिंग नंबर ऑफ ड्रॉप से निकाल सकते हैं, ठीक है, ब्यूरेट की हेल्प से निकाल लेंगे। तो अगला है व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड इन 1 ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो कितना होगा, तो ये इतना इंटू n ml हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बहुत लेंदी था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 2.43 है। अब ये कुछ यूनिट है आपसे पूछी गई है, तो इस यूनिट को आप पढ़िएगा। इस क्वेश्चन को पूछ रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल कब है, ये कब है। तो आपको मैं बता दूं 1 पार्सेक इक्वल टू होता है, ये सब एनसीईआरटी में लिखी हुई है, डिस्टेंस। तो कभी इससे क्वेश्चन बन सकता है, डिस्टेंस एट विच, इसकी फंडामेंटल डेफिनेशन है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लॉन्ग आर्क सस्टेन एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 पार्सेक मीन्स हो जाएगा 1 AU अपॉन 1 आर्क सेकेंड, ठीक है। और 1 डिग्री में आपके कितने होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, 360 आर्क सेकेंड होते हैं, ठीक है। तो 1 पार्सेक में कितने हो जाएंगे, तो 1 पार्सेक में हो जाएंगे आपके पाई ओवर 360 इंटू 180, ठीक है, रेडियन। तो रेडियन का फॉर्मूला क्या होता है, π/180। तो इसलिए जब हम इसको AU में रखेंगे, इस पूरे वैल्यू को यहाँ AU में रखेंगे 1 पार्सेक को, तो हमारा जो 1 पार्सेक की वैल्यू आएगी, पूरा सॉल्व करके बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपको पता होनी चाहिए, 2 × 10⁵ AU लगभग, ठीक है। सेकंड कह रहा है कि सन का जो डायमीटर है वो ½ डिग्री है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे, तो देयरफॉर एट 1 पार्सेक कितना होगा। तो सिंपल है, 1 इतना है तो 2 × 10⁵ से आप डिवाइड कर दीजिए किसको, ½ डिग्री को, तो आपका निकल जाएगा, ठीक है। सेकंड केस जो है, आप ½ डिग्री को 2 × 10⁵ से डिवाइड कर दीजिए। थर्ड कह रहा है कि जो डायमीटर ऑफ मार्स है और डायमीटर ऑफ अर्थ है वो 1/2 है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है कि इतना है, ये हमने पहले किया भी था पार्ट 1 में। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मीन डिस्टेंस निकालो, तो इसमें आप क्या करो, पहले अर्थ का सन के रिस्पेक्ट में निकालो और मार्स का सन के रिस्पेक्ट में निकालो, उसके बाद इन दोनों को कंपेयर करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़े ऐसे ही क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सिखा रहे हैं कंसेप्चुअल बातें। तो आइंस्टाइन का जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको आप पढ़ना, जो आइंस्टाइन का रिलेटिविटी थ्योरम वो है, लॉ है कि E = mc² होता है। तो क्वेश्चन कर रहा है स्टूडेंट राइट द रिलेशन। तो कभी कभी ये रिलेशन पूछे जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन में 1 AMU क्या होता है। तो 1 AMU आपको पता है एटॉमिक स्केल पे यूज की जाती है 10⁻27 kg होता है, ये इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे हमें E निकालनी है, इसमें पूछ रहा है कि आपको पहले पार्ट में E निकालिए, सो दैट इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ 1 U इज इतना शो करना है। तो E = क्या होता है mc²। तो मास की वैल्यू कितनी है 1.67 × 10⁻27, ये आपको मास पता होगा, ठीक है। इंटू C की वैल्यू क्या होती है 10⁸ का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए। अब क्योंकि आंसर किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होते हैं। तो आप इससे इसको डिवाइड कर दीजिए,
तो डिवाइड कर देंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो लगभग यही मिलेगा, ठीक है। अब इसमें पावर एडजस्ट कर देंगे तो मेगा में कितना हो जाए 6 और ऐड हो जाएंगे। आगे कह रहा है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है। ये जो इक्वेशन है बी पार्ट ये है, कह रहा है टीचर पॉइंट आउट द रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इनकरेक्ट, डायमेंशनली इनकरेक्ट, राइट द करेक्ट रिलेशन। तो इसने इनकरेक्ट समझा, तो सिंपल सी बात है, करेक्ट रिलेशन क्या होता है, करेक्ट रिलेशन होता है 1 AMU इंटू सी स्क्वायर, मास इंटू सी स्क्वायर, या आप बोल सकते हो 1 एटॉमिक यूनिट ओवर सी स्क्वायर। ये क्या होती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये करेक्ट रिलेशन है। कभी कभी एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि 1 AMU की वैल्यू बताइए, नीट में ज़्यादा पूछा जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बताइए। तो ये इस क्वेश्चन से यही है, तो इसमें ज़्यादा तो थे नहीं। तो ये हमारा 46 पार्ट था, 46 क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सब पसंद आया हो। अगर आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।